नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। सरोकार जिसमें हम हर बार उठाते हैं वो सवाल जो जुड़ा है आपके रोजमर्रा के जीवन से, और आज हम बात करेंगे हवाई सफर के जमीनी हकीकत की। माना यह जा रहा है कि इस साल की गर्मी हवाई सफर के लिहाज से पसीना छुड़ाने वाली है। शायद अब तक की सबसे महंगी गर्मी है ये, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि इस साल हवाई किराया पिछले 7 साल के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, और इस साल घरेलू हवाई सफर के किराए में 30% तक का इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तो आज बात इसी हवाई सफर की। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। रजी राय हैं जो कि TAAI के एडवाइज़र हैं। रजी राय साहब, आपका स्वागत है। इसके अलावा आलोक शर्मा हैं जो पूर्व CEO हैं सहारा एयरलाइंस के, आपका भी स्वागत है आलोक। हमारे साथ HS खोला हैं जो कि पूर्व महानिदेशक हैं DDCA के, आपका भी स्वागत है। और सुरेश मिश्रा जी हैं जो कि IIPA के प्रोफेसर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के बारे में बातचीत करेंगे और लोगों के हक के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक खास रिपोर्ट। अपने सामान के साथ गठरी बने सुहेल अंसारी दूसरी फ्लाइट के इंतजार में हैं, ताकि जल्द से जल्द घर वालों के पास पहुंच सकें। दुबई से लौटे घंटों बीत गए, लेकिन हवाई यात्रा में भी जल्द पहुंचने की गारंटी नहीं। सफर की हड़बड़ी और असमंजस में चारू भी एयरपोर्ट पर भटक रही हैं। चारू बेंगलुरु में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन जब भी घर आना होता है फ्लाइट का किराया देख पसीना छूट जाता है। बहुत कॉस्टली हो गया है और इस वजह से जो स्टूडेंट्स बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बार बार आना पॉसिबल नहीं है। वो ईयर में सिर्फ 2 ही बार आ पा रहे हैं, समर वेकेशन एंड विंटर वेकेशन। हमने पहला तो कराया था 5,000 में, अब न्यू जो लिया वो सीधे 8,000 में कराना पड़ा। और मेरा एक कज़न था, वो सऊदी में रहता है, उसने टिकट कराते कराते वो फॉर्म भरते 1,500 रुपये बढ़ गया उसका। 2 एक्सीडेंट्स हुए हम लोगों के साथ अभी इसी मंथ में। और ये हाल तब है जब हर साल हवाई यात्रियों की तादाद 18% के हिसाब से बढ़ रही है। साल 2012 में जनवरी से अप्रैल महीने के बीच घरेलू विमानों में उड़ान भरने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 7.25% बढ़ गई। इन 4 महीनों में इस साल 203.6 लाख लोगों ने हवाई सफर किया, लेकिन यात्रियों की बढ़ती तादाद का फायदा यात्रियों को नहीं मिल रहा। उल्टा विमान कंपनियां छुट्टियों के मौसम में अपना किराया 10 से 15% बढ़ा देती हैं। एयरलाइंस उद्योग से जुड़े लोग मानते हैं कि किराया तो बाजार के हिसाब से तय होता है, और इस बारे में सरकार का कोई कानून या गाइडलाइन तो है नहीं जिसका उल्लंघन हो। परेशान हाल मुसाफिरों के सामने शिकायत के अलावा कोई विकल्प नहीं। हवाई टिकटों की बेलगाम कीमत खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है जो किसी इमरजेंसी की हालत में हवाई सफर करने को मजबूर होते हैं। इमरजेंसी में किसी की डेथ हो गई या कोई वो हॉस्पिटल में है, उसके फादर वगैरह, तो उनको एकदम आना पड़ा, तो 3 टाइम्स या मतलब कि वेरी इन्फ्लेटेड जो टैरिफ्स हैं वो उसमें वो टिकट परचेज करके आते हैं। ये सच है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान हवाई किराए में 30 से 35% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। खुद नागर विमानन महानिदेशालय मानती है कि निगरानी के बावजूद किराए पर कोई लगाम नहीं है, लेकिन इस अनदेखी का खामियाजा आम यात्रियों को जेब खाली कर चुकाना पड़ रहा है। इकोनॉमी टिकट यात्रियों की इकोनॉमी से मेल नहीं खाता। तो ये सुनिए आपने आम आदमी की आवाज़, लेकिन आइए आपको ग्राफिक्स के ज़रिए दिखाते हैं कि आखिर हकीकत क्या है। 15 जून के एक टिकट की बात करके हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक दिन के अंदर हवाई किराया आसमान छूने लग गया। दिल्ली से मुंबई की उड़ान 15 तारीख को हमने देखा 6:50 पर किराया था 11,659 रुपये, लेकिन शाम होते होते यानी 5:40 पर इसका किराया हो गया 17,998, यानी तकरीबन 18,000 रुपये। तो जो किराया 11,500 के करीब से शुरू हुआ था वो 18,000 के करीब पहुंच गया। ये एक दिन में इतना किराया वैरी क्यों करता है, सवाल यही है, और जनता भी परेशान इसी बात से है। आलोक जी, ये हवाई किराया क्यों बढ़ रहा है? देखिए, ये चर्चा हर मई जून और हर हॉलीडे सीज़न में आता है कि किराया उस वक़्त बढ़ता है। ये एक
बंचिंग होता है हाँ। कि जो पूरा एयरलाइन इंडस्ट्री तो 12 महीने चलता है, तो ये 2 महीना समर का जब हॉलीडे पीक सीज़न होता है और 2 महीना जब फेस्टिवल्स का टाइम होता है, तो उस दौरान पे थोड़ा किराया बढ़ जाता है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होता है, कैपेसिटी का मैचिंग उसके हिसाब से नहीं होता है। तो ये थोड़ा एक डिमांड सप्लाई का इशू है, लेकिन 8 महीने किराया थोड़ा कम ही रहता है। तो ये जो बंचिंग है, तो ये डिस्कशन भी अक्सर वैसे हर बार आती है कि ये फेयर क्यों बढ़ गया। पर एक मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा यहाँ पर। आज सुबह मैं आया, दुबई से लौटा और आज सुबह की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था, तो मैं शायद बहुत बरस बाद एक टैक्सी लिया। उससे पूछा कितने पैसे लेंगे, तो बोला 25 रुपये किलोमीटर। मुझे पहली बार, आई मस्ट कन्फेस, मुझे पता चला आज कि 25 रुपये का टैक्सी मिलता है, मुझे मालूम नहीं है। एयर सफ़र 5 रुपये किलोमीटर से सस्ता पड़ता है आपको। तो आज ही मुझे यह रियलाइजेशन हुआ कि 5 रुपया हवाई सफ़र का 1 किलोमीटर का किराया होता है और 25 रुपया टैक्सी का किराया है जो हमने एयरपोर्ट से यहाँ पे दिया। तो बात यह है कि हम हर बार हवाई सफ़र को कहते हैं आम आदमी के लिए थोड़ा नीचे करता है, पर इम्पॉर्टेंट बात यह अंडरस्टैंड फुली कि कस्टमर को प्रेशर रहता है। पर साथ में हमारे को एक और चीज़ जो देखने लायक है कि एविएशन इंडस्ट्री को किस तरीके से देखा नहीं, जाए। वो एविएशन इंडस्ट्री को किस तरह से देखा जाता है ये तो हम आगे बात करेंगे आलोक जी, लेकिन सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि टैक्सी का किराया ज्यादा है इसलिए एयरलाइंस का भी किराया ज्यादा हो, और आफ्टर ऑल तो भुक्तभोगी होगा आम आदमी ना, जो सफर करेगा, चाहे वो टैक्सी से करे चाहे वो हवाई सफर करे। एक आंकड़ा ये बताता है कि अप्रैल से मई के बीच इस बार घरेलू उड़ानों की किराए में 20 से 30% का इजाफा हो गया है। कलकत्ता से अगर दिल्ली किसी को आना है और उसी दिन अगर उसे टिकट कराना है तो 23,000 से लेकर 36,000 रुपए किराया देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग क्या समझते हैं? बिल्कुल वही बात जो आलोक जी ने कही थी, ये एक्चुअली डिमांड सप्लाई की ही इक्वेशन चलती रहती है। एयरलाइंस एक पॉलिसी फॉलो करती हैं डायनामिक प्राइसिंग की, यानी कि जो बुकिंग आपकी 2 महीने या 3 महीने पहले हो गई है, वही टिकट की प्राइस एक डेस्टिनेशन की 6,000 भी हो सकती है। और आपने जैसे अभी एक फेयर चार्ट देखा था, उसमें 11,000 का फेयर था और शाम तक 18 हो गया, बट बीच में 9,000 भी आया था। तो एक्चुअली ये प्राइसिंग जो होती है ये कंप्यूटर जनरेटेड और कंप्यूटर कंट्रोल भी होती है, एंड इट इज़ ऑन डिमांड एंड सप्लाई। आज आपने देखा कि 6 एयरलाइंस की कैपेसिटी थी लास्ट ईयर वाली, जो इस साल बढ़ के 5% ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ी है कैपेसिटी, और एयरलाइन की कैपेसिटी कंस्ट्रेंट भी हो गई है क्योंकि एयर इंडिया, इंडियन की स्ट्राइक चल रही है और किंगफिशर के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो आप दोनों तरफ से देखिए ना कि देयर इज वन इशू, एयरलाइन कैपेसिटी लोअर्ड एंड द डिमांड हायर्ड। बिकॉज ऑफ दैट, उस इनइक्वालिटी की वजह से ऑटोमेटिकली प्राइसिंग विल फाइंड इट्स ओन लेवल। लेकिन अभी आलोक जी ने कहा कि ये हर साल की स्थिति है, कोई इस साल नई बात नहीं आई है। दूसरी बात, अगर स्ट्राइक इस समय है, पहले तो नहीं थी, और जो अगर एक साल के आंकड़ों को देखें तो एक साल में जितनी कैपेसिटी है एयर सीट्स की, उसके मुकाबले यात्री कम ही जा रहे हैं। अभी भी पूरी फुल 100% फुल नहीं जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग सेक्टर्स के लिए ओवर कैपेसिटी है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अंडर कैपेसिटी है। तो जो ओवर कैपेसिटी वाले सेक्टर्स हैं, जो आप जैसे अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन वेकेशनर्स। एक तो स्टूडेंट्स हैं जो अपने वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, और एक फैमिलीज हैं जो अपनी फैमिलीज को लेके हॉलीडेज के लिए भी जा रहे हैं। तो जो फेवरेट डेस्टिनेशन हैं वो ओवर बुक्ड हैं, उनकी सीटें 20-20 दिन नहीं है, तो उनके लिए ऑटोमेटिकली कंप्यूटर और जो एयरलाइंस है उसकी प्राइसिंग बढ़ा देती है। जी, खोला साहब, आप तो डीजीसीए में रहे हैं, ये जो पब्लिक को परेशानी हो रही है, क्या डीजीसीए इस बात को समझती है कि जनता परेशान हो रही है, उसे ज़्यादा महंगे किराए देकर आना जाना पड़ रहा है, और क्या उसके पास इसे रेगुलेट करने का कोई रूल रेगुलेशन है? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और अगर मैं कहूँ तो इस समय सिविल एविएशन में जो वीकेस्ट रेगुलेशन है, सबसे कमज़ोर रेगुलेशन है, वो इकोनॉमिक रेगुलेशन है। हाँ। एयरक्राफ्ट एक्ट में सेक्शन 5 में गवर्नमेंट को पावर मिली है टू रेगुलेट इकोनॉमिक्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। आपको पावर मिली हुई है, लेकिन वो वीकेस्ट रेगुलेशन है। क्यों है कि 1953 में एयर कॉरपोरेशन एक्ट था, जिसमें प्रोविज़न था कि शेड्यूल्ड एयरलाइंस के फेयर्स गवर्नमेंट में अप्रूव होंगे, कोई बढ़ा नहीं सकता था, कोई घटा नहीं सकता था। 40 साल तक वो रूल चलता रहा, 1994 तक। उसके बाद में मैं उसमें डीजी था, उसमें ये सोचा कि ओवर रेगुलेशन है,
अब मार्केट फोर्सेस को अलाउ किया जाए कि वो इसको जो है रेगुलेट करे। प्राइवेट एयरलाइंस भी आ गई थी कि कंपटीशन फोर्सेस जो आए और मार्केट फोर्सेस से रेगुलेट किया जाए, तो इस प्रोविजन को निकाल दिया गया, एयर कॉर्पोरेशन एक्ट को निकाल दिया गया और मार्केट में छोड़ा कि मार्केट फोर्सेस विल डिटरमिनेट। बहुत अच्छा तरीका था। लेकिन अगर मार्केट फोर्सेस डिटरमिन नहीं करती हैं और या उसको रेगुलेट या उसको नहीं करती हैं, तो गवर्नमेंट कैन नॉट रिमेन ए साइलेंट स्पेक्टेटर। सेक्शन 5 ऑफ द एयरक्राफ्ट में पावर है आपको, लेकिन वो पावर को यूज करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई एजेंसी नहीं है। जी, अब और ये DGCA जो टैरिफ एनालिसिस यूनिट है, एक मिनट, DGCA को सोचते हैं सब कुछ रेगुलेट करेगा। DGCA इकोनॉमिक रेगुलेटर नहीं है, DGCA सेफ्टी रेगुलेटर है। उसके पास इकोनॉमिक रेगुलेट करने का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। वो सेफ्टी रेगुलेटर है, वो नहीं कर सकता। तो इकोनॉमिक रेगुलेटर जो है गवर्नमेंट ने अभी बनाया नहीं। नरेश चंद्रा कमेटी ने कहा था इकोनॉमिक रेगुलेटर बनाइए, उसको आधा बनाया। क्या बनाया? एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटर बना दिया, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट का रेगुलेटर आज है ही नहीं। तो उस पार्ट को रेगुलेट करने के लिए मैं नहीं कहता रेगुलेशन करिए, लाइट हैंडेड ही करी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रेगुलेटर एक होना चाहिए जो कि इससे जो आपने जो प्रॉब्लम बताई है, पब्लिक का जो इश्यू है और एयरलाइंस का भी अपना इश्यू है। जैसे शर्मा जी ने बताया, राजीव ने बताया कि एयरलाइंस का भी एस्पेक्ट है कि हर महीने उनको सेम नहीं मिलता ट्रैफिक, तो फ्लक्चुएशन बहुत ऑब्वियस है। लेकिन दोनों का इंटरेस्ट देखते हुए, एयरलाइंस का इंटरेस्ट देखते हुए, पब्लिक का इंटरेस्ट देखते हुए कोई बैलेंस जो है आपका एक लाइट हैंडेड रेगुलेशन होना चाहिए, जो कि नहीं अभी नहीं। आप कह रहे हैं कि रेगुलेट करने के लिए कोई इकोनॉमिक रेगुलेटर नहीं है, लेकिन जो DGCA है वो कहती है कि टैरिफ एनालिसिस यूनिट है जो मॉनिटर करती रहती है। अभी पिछले महीने जब इस तरह की शिकायत आई तो DGCA ने एयरलाइंस को वार्न भी किया था। एयरक्राफ्ट रूल 1937 के रूल 135 के तहत चेतावनी दी गई कि हम कार्रवाई करेंगे। इसका क्या मतलब रहा? रूल 135 है जिसमें लिखा है कि आपका फेयर क्या होना चाहिए। बहुत सिंपल है, फेयर है कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। अगर वो होगा तो एयरलाइन को लॉस नहीं होना चाहिए। फेयर क्या होगा? कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट है। और पब्लिक को भी क्लियर होना चाहिए कि उससे नहीं बढ़ेगा, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट है। अब उसको रेगुलेट करने के लिए या इसको इम्पोज करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए, जो ही मैं कह रहा हूँ जो नहीं है। रूल तो बना दिया एक, फेयर इज कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको फॉलो करने के लिए एयरलाइंस को कोई सिस्टम हो, कितना आपको अलाउड होना चाहिए, कितना ऊपर बढ़ा सकते हैं, कितना घटा सकते हैं, उसको अगर नहीं फॉलो कर रहा तो क्या उसमें करेंगे, वो अभी एब्सेंट है, वो नहीं है, वो फॉलो नहीं हो रहा है वो। जी सुधीर जी, उपभोक्ताओं को आफ्टर ऑल नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई कैसे हो? नहीं, देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये अवसरवादी है, जो कहना कि समर आती तो फेयर बढ़ जाता है, विंटर में भी दिसंबर जनवरी फेयर बढ़ा देते हैं, जब भी चलने जब देखते हैं कि डिमांड हो रही है। आफ्टर ऑल ऑक्यूपेंसी तो 100% आज चल रही है, कैपेसिटी नहीं है, उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय सबसे बढ़िया है कि आप फेयर उठा दीजिए, है ना, किराया बढ़ा दीजिए, उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए ये भी एक कोई डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसको। अब आप देखिए, प्रॉफिट हमारे ख्याल से मोर देन 100% जा रही पर टिकट इस समय, आज के जो रेट टिकट का जा रहा है। जहां तक आप लो कास्ट एयरलाइन देख लीजिए, और अगर इंटरनेशनली भी देखा जाए तो फोर्थ एविएशन इंडस्ट्री है US, चाइना और जापान के बाद जो इंडिया में ग्रो कर रही है इंडस्ट्री के रूप में। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद, इतना मुनाफा कमाने के बावजूद बोझ जो है वो आम आदमी पे क्यों है? सवाल ये है। अच्छा, इसकी बात तो अखबार में अगर हम रोज़ चर्चा सुने तो सिर्फ यही सुनते हैं फ्रंट पेज पे कि अब ये एयरलाइन बंद हो गई है, अब ये एयरलाइन बंद हो गई है, इसको इतना घाटा है, इसको इतना घाटा है, और हम कह रहे हैं वो मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हाँ। हकीकत ये है कि इस इंडस्ट्री को हमको एज अ नेशन बिल्डर देखना चाहिए। अभी हम कोई प्रोग्राम करते हैं, कभी हम कस्टमर का प्रोग्राम उठा कर लेते हैं, कभी हम इंडस्ट्री के हिसाब से प्रोग्राम चला लेते हैं। पर अगर इस इंडस्ट्री को हम एक्चुअल नेशनल सर्विस के लिए और नेशन बिल्डर के हिसाब से देखें तो मेरे ख्याल इसमें सबके आंसर आ जाएंगे। कस्टमर को अपना हक से जो प्राइस मिलना चाहिए टिकट का, उसके हिसाब से होना चाहिए। ऑयल कंपनीज़ को अपना हिसाब से मिलना चाहिए जो वो बढ़ जाते हैं। और जो एयरपोर्ट जिन लोगों ने बनाए हैं, अभी 1200 रुपया एयरपोर्ट के टैक्सेस बढ़ गए हैं। हाँ। वो किसी खाते में नहीं जा रहे हैं कि वो किस लिए बढ़ गए। ऑब्वियसली उन लोगों ने इन्वेस्ट किया है और वो कहते हैं हमारे को रिकवरी करके दें। अब रिकवरी के दो तरीके हैं, वही बात जो भी बात चर्चा हुई, या तो आप प्राइस बढ़ा दें जब आपको मौका मिले, और या आप डिमांड या आप कस्टमर बढ़ा दें। तो अब अगर मार्केट श्रिंक कर रही है, 7% की ग्रोथ अभी आपने दिखाई अपने उस पर, पिछले साल ये 17-18% थी, उसके पिछले साल 20-22% की ग्रोथ थी। तो ग्रोथ भी टेपर डाउन हो रही है, कैपेसिटी की श्रिंकेज हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और उसके अलावा जब एक पीरियड आता है पिछले 3-4-5 साल का बहुत बैड पीरियड रहा इंडस्ट्री के लिए, तो उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत हर्ट हो गई हैं। अब वो ऑब्वियसली उनको रिकवर करने का कब जब भी मौका मिलेगा वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वो बंद ही हो जाएंगी। अगर एयरलाइंस बंद होती हैं तो कस्टमर को ज़्यादा नुकसान होता है जो उसको आज देखने को मिल रहा है जी। अगर आप एक्चुअल में देखें तो क्योंकि नुकसान था तो एयरलाइन बंद हुई, उसका कारण रेट्स बढ़े हैं वो जो आज उपभोक्ता को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं जी। तो इस पूरी साइकिल को ये हमारे पूरा को साइकिल है इसको उनको जो फिक्स करना होगा। एयरलाइंस और कंज्यूमर्स के बीच घूमती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो टैक्सेस हैं वो क्यों इतने ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं और उसके पीछे क्या मकसद है, इस पर भी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं हवाई किराए की। जी हाँ, हवाई जहाज का किराया आखिर इतना महंगा क्यों होता जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है और हवाई सफ़र करने से आम आदमी डरने लगा है। एक आंकड़े के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हवाई सफ़र में बेसिक किराया कितना है और टैक्सेस कितने लिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। दिल्ली से मुंबई में एयर इंडिया का जो 17 जून का किराया है उसमें आप देख सकते हैं बेसिक फेयर उसका 4650 रुपये है, लेकिन एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज जो है वो 2400 रुपये, एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस 745 रुपये, गवर्नमेंट PSF 147 रुपये और इसी तरह से और दूसरे टैक्सेस मिला के कुल किराया 8291 रुपये पड़ रहा है, जो कि बेसिक फेयर 4650 रुपये का है। तो जो किराया 4650 रुपये का पड़ता वो टैक्सेस मिला के 8,500 रुपये के करीब पहुंच रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों इस तरह से टैक्सेस लिए जा रहे हैं? खोला सा पहले आप ये समझाइए, ये टैक्स इकोनॉमी क्या है? देखिए, जो टैक्सेस हैं वो एयरलाइन के पास नहीं जाते, वो गवर्नमेंट के पास जाते हैं और उससे एयर फेयर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें सिंपल प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो कॉस्ट एयरलाइन की नहीं है वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होनी चाहिए टिकट पर, क्योंकि एयरलाइन के पास तो आ नहीं रहा, लेकिन एयरलाइन को पे करना पड़ता है वो टैक्स। तो वो कॉस्ट जो है डायरेक्टली जो है वो फेयर में होनी चाहिए। वो अगर वो नहीं करेंगे तो आपका जो है वो लॉसेस हो जाएगा। कई एयरलाइंस ऐसी हुई हैं, पीछे मैं नाम नहीं लूँगा क्या है, कि उनकी फेयर की जो वैल्यू थी वो कॉस्ट से भी कम थी। क्यों थी? उनके लोड फैक्टर्स कम थे, सीट खाली जा रही थी। तो उन्होंने जो है वो ये जो आपका एयर टिकट है वो एक बार लॉस हो गया तो चला गया टिकट, बेकार चला गया, सीट अगर चला, तो वो लो फेयर पे बेचते थे, इतने लोअर फेयर पे कि कॉस्ट भी रिकवर नहीं होता था और उसका प्रेशर जो बाकी एयरलाइंस पे भी पड़ता था। तो इसमें जो फेयर स्ट्रक्चर जो मैंने रूल 135 बताया था उसको फॉलो करवाना बहुत ज़रूरी है कि फेयर होना चाहिए, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जी जी जी। अब कॉस्ट में जो इतना हैवी बर्डन आ गया टैक्सेस का, वो किल कर रहा है। वर्ल्ड में किसी कंट्री को आप कंपैरिजन ले लीजिए, आई विश कि आप वो करें कंपैरिजन की कंट्रीज का क्या फेयर स्ट्रक्चर का कंपैरिजन है। इतना हैवी टैक्स बर्डन सस्टेन नहीं हो सकता। अभी सर्विस टैक्स भी लगा दिया उसके टॉप पे, इसने उसको और भी जो है उसको सिचुएशन को बहुत वर्स कर दिया। एयर फ्यूल का जो सरचार्ज है वो बहुत ही हैवी है, 40% कॉस्ट जो है वो फ्यूल की है। उसके ऊपर एक और चीज़ जो अभी अब किसी ने नहीं बताई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूल कॉस्ट इतना हैवी है लेकिन एयरक्राफ्ट को जो है एयर में और ग्राउंड में दोनों में होल्ड करना पड़ता है। 10-10, 15-15 मिनट वो फ्यूल बर्न होता है। उसका कितना हैवी, वो हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में जो पर मंथ जो है उसका फ्यूल वेस्ट हो रहा है। अब आपको एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बढ़ानी होगी
कि वो आपका होल्डिंग टाइम जो एयर में या ग्राउंड में है उसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट है वो, किसी को उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन एयरलाइन को बहुत बड़ा बर्डन है, फ्यूल कॉस्ट इतना हैवी है, फिर भी आधा घंटा पर फ्लाइट के ऊपर जो उसको वेस्टेज करना पड़ रहा है। तो एक तो जो है हमें टैक्सीज को कम करना पड़ेगा, पर्टिकुलर फ्यूल टैक्स को। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर को, पर्टिकुलरली एयर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा है, अभी एयरपोर्ट का बढ़ा बस। एयरपोर्ट में आपने रनवे बढ़ा दिया, टर्मिनल बिल्डिंग बना दिया, एयरक्राफ्ट ज़्यादा टेक ऑफ कर रहे हैं, लेकिन जो फ्लाई करता है तो एयर का ट्रैफिक का जो होल्ड करने के लिए वो ट्रैफिक का कैपेसिटी नहीं तो बढ़ा। आप एक महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि एयर का नहीं बल्कि एयरपोर्ट का टैक्सेस ज़्यादा बढ़ा है और इसलिए भी किराया ज़्यादा महंगा हो रहा है। आलोक जी, जो अभी खोला साहब कह रहे हैं उसमें एक और इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा कि फेयर स्ट्रक्चर किस तरह का हो। आखिर एयरलाइंस कंपनियां जो हैं वो कैसे स्ट्रक्चर करती हैं कि किराया कितना हो, यील्ड मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है और कैसे किराया तय होता है? देखिए, यील्ड मैनेजमेंट का फंडामेंटल प्रिंसिपल एयरलाइन इंडस्ट्री का कुछ हद तक होटल इंडस्ट्री के हिसाब से होता है या किसी भी सर्विस इंडस्ट्री के हिसाब से होता है। वो कहते हैं कि वो डिमांड प्रिडिक्ट करता है कि इस टाइम पर क्या डिमांड होगी। वो कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं कि हमारा पिछले साल क्या रहा, बाकियों का क्या रहा, तो हमारा मई जून में जैसे फॉर एग्जांपल कितना ऑक्यूपेंसी आने की संभावना है, तो कितना सामान हम पहले बेचते हैं। तो नॉर्मली आजकल के जैसे इस सीज़न के टाइम पर तकरीबन 15 दिन पहले जो एयरलाइंस हैं तकरीबन अपनी 40% सीट्स बेच देती हैं जो सस्ते फेयर पर। ये जो आपने 17,000 रुपये बताया, मेरा ख्याल अगर आप 15 दिन पहले का चेक करेंगे तो 5,000 रुपये किराया नजर आएगा। ये जिस दिन आपको चलना हुआ उस दिन 18,000 रुपये पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको 18,000 रुपये बेचने के लिए 2 सीट बची हैं, तो वो सिर्फ 18,000 रुपये उसने बेच दी। 15 दिन पहले वो 5,000 रुपये था। तो वो यील्ड मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि जो आदमी पहले एडवांस बुक कर सकता है उसको सस्ता मिलेगा। जो इतनी एडवांस प्लानिंग नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल ऑफ कोर्स उसमें सफर करते हैं जिन लोगों को इमरजेंसी ट्रैवल करना होता है, वो इमरजेंसी को तो आप प्लान कुछ नहीं कर सकते, तो उस टाइम पे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है उसका। तो इसमें लेकिन यील्ड मैनेजमेंट चलने का तरीका ये है कि वो प्रिडिक्ट करता है कि किस टाइम पर कितना डिमांड होगा, कितनी सीट हम पहले भर सकते हैं, कितनी हम उस वक्त के लिए छोड़ें। तो ये लेकिन अभी जो रेट्स तय हो रही हैं उसमें वो जो आप 15 दिन पहले वाली बुकिंग की भी बात कर रहे हैं वो भी, उसका भी किराया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 2 से 2,500 किराया बढ़ गया। आपने वो ठीक किया, बात बोली। उसमें थोड़ा एयरपोर्ट के नए टैक्सेस आए हैं, नया टैक्सेशन स्ट्रक्चर है जो अभी अभी लागू हुआ है। 1 मई से सरकार कुछ उस पे जो एयरलाइंस पैसे इकट्ठे करती थी उनके ब्याह पे उनको कुछ पैसे देती थी, वो भी विड्रॉ कर लिया। तो एक इंसिडेंस जो है ये नया एडिशनल टैक्सेशन का जरूर आया है, जिसके कारण आपको 15 दिन के पहले के मुकाबले में अब थोड़े फेयर ज़्यादा नजर आने शुरू हुए। आप इस बात को जो हम फिर वही बात पे आ रहे हैं कि अगर एयरलाइन इंडस्ट्री हेल्दी होगी तो कस्टमर को एडवांटेज मिलेगा मिलेगा उसका, उससे आप बाहर नहीं हो सकते। तो लेकिन अनहेल्दी होगी तो उसकी इम्पैक्ट कस्टमर को थोड़ा भुगतना पड़ सकता है। वही इसके तरीके कुछ कई जगह पर होते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम तरीका ढूंढना चाहें कि क्या तरीका होगा, तो ऑब्वियसली एक सजेशन रहता है हमेशा हमारा कि अगर आप नए एयरलाइंस को आने दिए जाए तो वो हमेशा एक फ्रेश एनर्जी लेके आते हैं और वो फ्रेश आपको इम्पिटस लाते हैं और बाकी लोगों को जागरूक करते हैं। और जो पुराने हैं जो बहुत लॉस कर चुके हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत मुश्किल है जी, वो इस पे भी हम बातचीत करेंगे कि नई एयरलाइंस लाने की ज़रूरत है क्या, और जो पुराने हो चुके हैं उनके लिए कोई रिटायरमेंट पॉलिसी है कि नहीं है। लेकिन आपने ये बात कही कि जो उपभोक्ता हैं आफ्टर ऑल वो परेशान होते हैं अगर ख़राब हालत में एयरलाइंस हैं। आप तो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, जो उपभोक्ता हैं वो किस किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, ख़ास तौर से जब वो कोई ट्रैवल प्लान बनाते होते हैं? आप देखिए कि आज के टाइम पे जैसे आप ठीक ही कह रहे हैं कि उपभोक्ता के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, बिकॉज जो पिछले साल किसी ने बजट अपना बनाया था फैमिली को इस साल लेके जाना है, 50,000 का बजट था, वो बजट इनका 25-30% बढ़ के 80,000 हो गया। अब जो बजट के साथ अपना चल रहा है, जिसकी अपनी सैलरी उसी मुताबिक से नहीं बढ़ी, वो क्या करेगा? ही हैज़ टू ईदर कर्टेल और सस्पेंड, या जो पहले सोच रहे थे कि सिंगापुर जाएंगे वो अब श्रीनगर जाएंगे। और वो देखते हैं कि श्रीनगर का फेयर जो पिछले साल 10,000 था वो अब 22,000 हो गया है, तो वहाँ भी इनको शौक ही शौक पड़ता है। एक और बात बताता हूँ, चला के रहेंगे और ठंड में नहीं जाएंगे। जी जी, फिर वो सोचते हैं चलिए जी और पास कहीं देख लें, और कहीं रिश्तेदारों के पास रह जाएं, सो दे हैव टू चॉप चेंज एंड एडजस्ट, जो कि फेयर नहीं है फैमिली के लिए। अगर उन्होंने बड़ी उत्सुकता से अपनी फैमिली ने सोच रखा है इस तरह हॉलिडे जाएंगे, सबकी एस्पिरेशन है, तो क्या इस सीजन में कुछ लोगों ने कैंसिलेशन भी इन्होंने कहा इस सीजन में कैंसिलेशन भी आई है। इस सीजन में एक और बड़ी अजीब सी बात भी आई है, जो कि ये स्पॉट फेयर्स के चक्कर में आई है।
आपने एक फेयर देखा दिल्ली गुवाहाटी, आप जाले हो शिलोंग, देखा कि जी 10,300 रुपये का है कि अभी, और आपने अपनी फैमिली से फ़ोन पे बात करी घर वाले ने और बच्चों से पूछा कि ठीक है शिलोंग बढ़िया है डैड, जब तक आपने प्रेस बटन दबाया वो 11,400 की टिकट हो गई है बिल्कुल। आधे घंटे के अंदर। यही तो हम दिखाने की कोशिश हाँ, कर रहे हैं। तो वो 4 एवरेज मेंबर फैमिली ऑफ 4 के ऊपर 6,000 रुपए का फर्क पड़ गया। बिल्कुल। सो ह्यूज डेंट। सो दैट इज ये भी एक प्रॉब्लम। ट्रैवल एजेंट के पास जब जाते हैं, ट्रैवल एजेंट क्या कर सकता है, जब वो फोन पे बुकिंग बताता है अपने कस्टमर को भी 6,000 की है, जब तक वो बुकिंग करते हैं अगले दिन वो 8,000 हो जाती है। वो हमारे ऊपर ब्लेम डालते हैं कि ट्रैवल एजेंट खा रहा है। ट्रैवल एजेंट कुछ नहीं कर रहा। ये जो डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम चालू कर रखी है एयरलाइंस ने, अब एयरलाइंस की भी गलती नहीं है, वो 10 महीने तो वो लॉसेस में जा रहे हैं। उनके पास एक मौका आता है कमाने के लिए, अनफेयरली कमाते हैं, ये मैं मानता हूं कि इस टाइम पे दे टेक एडवांटेज, बट व्हाट टू डू। ओनली इन इंडिया, जैसे खोला साहब ने बताया है, 40% टिकट का कॉस्ट फ्यूल है, एवरेज कंट्रीज में 20% है। और अगर आप एक चीज और देख लें, उस टिकट का कॉस्ट देखें तो वो 8,200 में से टिकट का कॉस्ट तो 4,000 ही है। वो उसमें एयरलाइन कहां से भुगत सकती है। और आप आज भी देखें, इंडिया इज द चीपेस्ट कंट्री टू फ्लाई इन द वर्ल्ड। ये इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, जो फ्यूल की प्राइसिंग की बात थी, हाँ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये शायद कम डिस्कस होता है चर्चा में, कि इंडिया एक एटीएफ सरप्लस कंट्री है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझें। हाँ। इंडिया एटीएफ, इंडिया के पास अपने पास इतना ज़्यादा है, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। एटीएफ समझा दें। ये जो टर्बाइन फ्यूल, जिसकी हम फ्यूल की बात करते हैं, एयरलाइंस टरबाइन फ्यूल। वी आर एटीएफ सरप्लस कंट्री। तो हम लोग जब हम बात करते हैं कि एटीएफ का प्राइस बढ़ गया, बाहर का बढ़ गया, तो हमारा भी बढ़ जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो क्रॉस सब्सिडी इशू है। जो ऑयल कंपनीज को अपने इश्यूज हैं कि उनको डीजल सस्ता देना पड़ता है, तो वो यहाँ से रिकवर, तो इसको ये जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर की आपने चर्चा शुरू की है, इसको मिल्किंग काऊ की तरह इस्तेमाल किया जाता है पूरी इंडस्ट्री को। हर आदमी, अब आपने कस्टमर की तो बात कर ली, जितने भी टैक्सेस हैं, जिसमें जो स्टेट टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो टैक्स पे आज जो इतनी चर्चा हो रही है एटीएफ के प्राइस के ऊपर, एक तो वो डिनोमिनेटेड है जी वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उसके बारे में ऑफ कोर्स एक व्यू पॉइंट है कि वर्ल्ड में जो हो रहा है उसको अगर आप छोड़ दें और इंडिया में एटीएफ जो अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर लें तो वो ही कंट्रोल हो जाएगा। एक बात। दूसरा, हर स्टेट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जब जहाज आता है तो उनकी पूरी इकोनॉमी ग्रो करती है, तो वो टैक्स के स्ट्रक्चर को रैशनलाइज करना बहुत जरूरी होगा। शर्मा जी ने कहा कि वो टैक्सेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। स्टेट्स का टैक्स बहुत वेरी कर रहा है, किसी 20% लेते हैं, 30% लेते हैं, कोई कम भी लेता है। फ्यूल की प्राइस डॉलर में बढ़ गई तो टैक्स से बढ़ जाता है विदाउट एनी रीजन। इसका सॉल्यूशन एक है, इसको डिक्लेयर्ड गुड डिक्लेयर करिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल को। उसमें एक स्टैंडर्ड जो है टैक्सेशन होता है थ्रू आउट द कंट्री, डजंट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, से नहीं वेरी करता। जी जी जी। अब वो स्टैंडर्ड अगर टैक्सेशन होगा तो वो थ्रू आउट द कंट्री सेम होगा और उसका अमाउंट भी जो है वो रीजनेबल होगा। वो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा रिलीफ देगा। जो 40% जो फ्यूल कॉस्ट हो गया, इतना प्रोहिबिटिव हो गया, जो कि रियली किल कर रहा है, और दूसरा मैन इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक ही सॉल्यूशन है, इसको डिक्लेयर्ड गुड करिए। लेकिन उसके लिए स्टेट्स की रजामंदी जरूरी है। कंज्यूमर्स के लिहाज से आपसे बात करना चाहूँगी सुरेश जी, क्या जो एयर ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनकी भी शिकायतें आप लोग उठाते हैं? क्या इस तरह की कोई शिकायत आई कि आखिर जब बेसिक किराया कम है तो टैक्स पर इतना ज़्यादा टैक्स का बोझ क्यों बढ़ाया जा रहा है आम आदमी पे या किराया देने वालों पे, और इसको कैसे रेगुलेट किया जाए? किस तरह की शिकायतें आप लोग तक पहुंची हैं? देखिए, पहले तो जो किसी भी टिकट आप देख लीजिए प्रिंट आउट में, ये ब्रेकअप तो रहता ही नहीं टैक्स का। हाँ। फेयर लिखा रहता है, टैक्स लिखा रहता है। सो एज ए कस्टमर, एज ए कंज्यूमर, किसी को पता नहीं क्या टैक्स चार्ज किया जा रहा है। सो देयर हैज टू बी ट्रांसपेरेंसी एज फार एज टैक्सिंग इज कंसर्न। दूसरा, देयर इज नो पॉलिसी एट ऑल। ना तो सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है फेयर स्ट्रक्चर की, ना तो एयरलाइंस की है। जैसे जो मर्जी आती है वैसे अपना कर लेते हैं। कंज्यूमर इज अनऑर्गेनाइज्ड इस सेक्टर में, एटलीस्ट जहां तक एयर ट्रैवल सेक्टर है, कंज्यूमर इज टोटली अनऑर्गेनाइज्ड। क्योंकि एक तो एफोर्डेबिलिटी की समस्या है, एक वर्ग जो अफोर्ड कर सकता है, जो अपने जेब से नहीं खर्चा कर सकता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे जहाँ चार्ज करते रहिए। जो गवर्नमेंट के हैं, कंपनी, ये लोग जो पे करते हैं। जो एक कंज्यूमर मिडिल क्लास वाला था, जिसको आपने सपने दिखाया कि 500 रुपये में हम आपको बेंगलोर पहुँचा देंगे, वहाँ से आपने उसके एस्पिरेशंस रेज की। जब वो चलने लगा तो ऑल ऑफ ए सडन जो है आपका फेयर स्ट्रक्चर आसमान में छू रहा है।
शिकायतें बहुत आती हैं, लेकिन शिकायत आप किससे करिए? देयर इज नो रेगुलेटर, देयर इज नो एजेंसी जहां एक कंज्यूमर आप फाइल कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जी। कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम में आप जाइए, वो तो आपको 5 साल लग जाएगा उसमें उसको रिलीफ मिलने में। जी। तो देयर इज नो मैकेनिज्म, सो कंज्यूमर पिसता ही रहता है, जहाँ आइदर वे उसको आप देख जी, लीजिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ये चर्चा जारी रहेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं हवाई किराए की। आखिर हवाई यात्रा इतनी महंगी क्यों होती जा रही है? आइए दिखाते हैं एयरलाइंस इंडस्ट्रीज का मुनाफा किस तरह का है, जो कि DGCA की वेबसाइट पर मौजूद है। डोमेस्टिक एयरलाइंस मार्केट शेयर की बात करें तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर 17.6%, जेट एयरवेज का 21.4%, इंडिगो 23.8%, जेट लाइट का 6.8%, किंगफिशर 5.4%, स्पाइस जेट 17.7%, गो एयर 7.3%। जेट एयरवेज का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो इतने बड़े मार्केट को कैप्चर करने वाले लोग भी हैं आलोक जी, वो क्या पूरी सुविधाएं दे पा रहे हैं यात्रियों को? क्या यात्री उनसे संतुष्ट हो पा रहे हैं? सवाल यहाँ पर ये है। इसमें थोड़ा एक व्यू पॉइंट ये रहता है कि अगर सर्विस देने वाला असंतुष्ट है तो वो संतुष्टता आगे कैसे देगा? सिंपल। हाँ। वो ये, अगर हम बड़े लेगेसी कैरियर्स की बात करें, दो टाइप के इस टाइम मॉडल बताते हैं कि एक बोलते हैं लेगेसी, एक लो कॉस्ट, बट बात वो नहीं रही। अभी दाम में तो पहले वो लो फेयर और हाई फेयर वाली एयरलाइन थी, अब तो शायद लो फेयर हाई फेयर का तो बिल्कुल बात खत्म हो चुकी है। सब एयरलाइंस एक ही रेट पे तकरीबन माल बेचती हैं। तो जहाँ तक सुविधा देने की बात थी, उसी एयरलाइन को जो सुविधा देने के लिए उसको पैसे रखती थी कि मैं इतने पैसे से सुविधा दूंगी, उसका फेयर और जो सुविधा नहीं देती उस सुविधा के लिए भी चार्ज करती हैं। आप समझिए बात हाँ, को। जी। फर्क आ गया इसमें कि आप कोई आदमी खाना देता है और कोई आदमी खाना बैठने के लिए कह रहे आप पैसे और दीजिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बात क्लियरली एस्टैब्लिश हुई है कि जो नया मॉडल आया है, जो नया एयरलाइंस का मॉडल आया है, वो इस वक्त ज़्यादा एफिशिएंट मॉडल है। वो एफिशिएंट मॉडल ने इनएफिशिएंट मॉडल को टेक ओवर किया। तो प्रॉफिटेबिलिटी का भी यही हिसाब रहा कि आपको अपने आप को लीन थिन ट्रिम करना है। पर ऑब्वियसली जब आप पुराने होते हैं तो आपके पास कुछ कॉस्ट सेटल हो जाती हैं, आप उनको कैसे पीछे जा सकते हैं। तो नए वाले को हमेशा थोड़ा एडवांटेज रहता है। तो इसीलिए संतुष्टता की जहाँ तक आपने बात की कस्टमर, तो वो ऑब्वियसली पहले के दर्जे तो काफी कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। मतलब संतोष नहीं रह गया है, लेकिन बावजूद इसके यात्री तो बढ़ रहे हैं। रजी जी, ये जो जी मजबूरी है ना, नहीं वो इकोनॉमिक मजबूरी क्या हवाई यात्रा करने की है, या मजबूरी टाइम सेव करने की है, या मजबूरी अपना स्टेटस को मेंटेन रखने की है? आखिर मजबूरी क्या है? हवाई यात्री तो बढ़ रहे हैं। मैडम सबसे बड़ी मजबूरी ये है, जो यात्री जो होता है कि जो सबसे अच्छा प्राइस दे दे और सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस दे दे, उसमें वो ट्रैवल करेगा पैसेंजर को ऑब्वियसली ये अब फीलिंग आती है कि इफ़ आई गो बाय एयर तो मेरी थोड़ी सोशल अपलिफ्टमेंट है। बट अगर वो फेयर जो मांग रहा है आज वो बियॉन्ड मीन्स है, ही विल गो बैक टू ट्रेन। ऐसा नहीं है, हैव मनी विल ट्रैवल, मंत्रा ये है। आज जो पहले साल में एक बार छुट्टियां करते थे यंगस्टर्स, जो आज के नए यंगस्टर्स आए हैं जिनकी इकोनॉमिक ग्रोथ आई हुई है, वो वीकेंड ट्रैवल भी अब करना शुरू कर दिए, शॉर्ट हॉल और वेरी शॉर्ट हॉल भी करना शुरू कर दिए। बट एवरीवेयर देयर इज अ बजट। उस बजट को एक्सीड करने की बात यह है कि इधर दे कर्टेल देयर ट्रैवल और दे गो टू शॉर्टर हॉल। सो वो मेरा मतलब ये है कि एयरलाइन जब जब इस लेवल पे आ जाएंगी, कश्मीर की टिकट पिछले हफ्ते मैम
25,000 की हो गई थी पीक पीरियड पे एक टिकट, जो 8,000 या 6,000 पे धक्के खा रही थी। तो 25 आदमियों ने जिन्होंने ट्रैवल कराया, 50 आदमी मेरे ऑफिस में ही उन्होंने कैंसिल कर दिया। सो दैट इज द वे इट इज गोइंग टू वर्क। दैट इज नेचुरल साइकोलॉजी, यही है कि बजट से बियॉन्ड जाएगा या बहुत हद से बाहर टिकट चली गई, ट्रैवल नहीं करेगा। जी, इसमें एक ऐड करना चाहूँगा आपका क्वेश्चन में, ताकि उसकी डायमेंशन करेक्ट आ जाए। वो ये है कि जब भी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो जितना इकोनॉमी ग्रो करती है जिस लेवल से, हवाई जहाज़ का सफ़र वर्ल्ड ओवर उसके हिसाब से जरूर ग्रो करता है। जी, तो वो एक, अगर हम 7% पे अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो आपने 7% का ही नंबर यहाँ पे डाला है जी, कि पैसेंजर भी उस हिसाब से। ये है जब थोड़ी मैच्योर मार्केट की हिसाब है। जब डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, जैसे जो एयरफेयर का इम्पैक्ट अभी जो समझ नहीं आ रहा है कि ये पिछले साल अगर 7-8% की हमारी ग्रोथ थी, तो जो ग्रोथ एयरलाइन इंडस्ट्री की थी वो 16-17% पे थी, 2 टाइम्स पे थी। तो नहीं, लेकिन ये 7% के हिसाब से ग्रोथ है और किराया जो बढ़ रहा है वो 20 से 30% के हिसाब से बढ़ रहा है। आप समझो फिर भी 7% ग्रोथ होनी नहीं चाहिए ना। हाँ, बात ये है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि 7% की ग्रोथ होनी। तो जब इकोनॉमी जब ग्रो कर रही होती है, तो जिस लेवल से इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, जब तक वो रिग्रेशन में ना हो, तब तक ये आम ग्रोथ तो आपको हर चीज में मिलती रहेगी। अब ये आज जो 25% 30% हवाई किराया है, ऐसे अगर आप इन्फ्लेशन देखें, दाल का, आटे का, इन सब का भाव भी बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई किराए का ही दाम बढ़ा हुआ है। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं। जी, एक और ये एक तो final कहना एक बहुत बात बता आसान दूं है। कि जब कस्टमर हमारे पास आता है, आज भी उसकी बॉटम लाइन कितना फेयर है। और आप जैसे वो मारुति की आपने ऐड देखी होगी, हाँ भाई कितना देती है माइलेज, वही वाला हिसाब है। फाइनली टिकट कितने की है, उसमें अगर आप लो कॉस्ट कैरियर बोलो, हाई बोलो, लेगेसी बोलो, मेक्स नो डिफरेंस टू जी, 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 ही वांट्स द बेस्ट प्राइस। जी। आम आदमी को सुविधा से मतलब है, आम आदमी को समय बचाने से मतलब है, और आम आदमी चाहता है कि उसका पैसा भी ज़्यादा न खर्चा हो। DGCA जो कि एक सरकारी एजेंसी है और सरकार जनता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका रेगुलेशन जो है अभी बहुत पुअर है। उसका रेगुलेट करना है कि आप फेयर इंक्रीज करते हैं तो किस प्रोपोर्शन में करते हैं, उसका बेसिस क्या है। कॉस्ट इनपुट अगर बढ़ गया है तो फेयर जायज़ है कि फेयर बढ़ेगा, लेकिन क्या वो कॉस्ट इनपुट के बेस पे ही फेयर राइज हो रहा है, उसको चेक करना है। अगर फ्यूल का प्राइस बढ़ रहा है तो डायरेक्टली पास ऑन होगा, अगर एयरपोर्ट के चार्जेस बढ़ गए तो पास ऑन होगा, ऑपरेटर उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो ये रेगुलेशन में देखना होगा कि आप जो फेयर इंक्रीज करते हैं, क्या वो बेस है उसका कि उतनी कॉस्ट इनपुट बढ़ गया है। अगर वो है तो उसका ठीक है, लेकिन अगर वो उससे नहीं रिलेशन करता है तो रेगुलेटर को उसमें आना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ये है। एक इसमें एक और एंगल जो अभी नहीं हुआ है, ये सारी जो प्रॉब्लम होती हैं, जो अनहेल्दी प्रैक्टिस होती हैं, बढ़ जाता है फिर घट जाता है, इसका बेसिस क्या है कि कैपेसिटी और आपका ट्रैफिक का मिसमैच हो जाता है, तभी ज़्यादा होती हैं। अगर आपकी सिचुएशन ओवर कैपेसिटी हो गई तो आपका जो है ना सब फेयर को जो है रिड्यूस कर देंगे इवन बिलो कॉस्ट। अगर आपकी अंडर कैपेसिटी हो गई तो जैसे फेयर 30,000 पे भी हो जाता है। ये आपने जो सही कहा कि DGCA या रेगुलेटर को, मैं DGCA का नाम नहीं लेता हूँ, अकेला वो नहीं होगा, लेकिन रेगुलेटर को देखना है कि कैपेसिटी और आपका जो ट्रैफिक है उसका मैच होना चाहिए, कि ना तो ओवर कैपेसिटी हो ना ही अंडर कैपेसिटी हो। इसका रेगुलेशन भी जो है बहुत केयरफुली करना होगा। जहाँ जैसे मैंने बताया ओवर कैपेसिटी होगी, ये अनहेल्दी प्रैक्टिसेस आती हैं, अंडर कैपेसिटी होगी तो आपके फेयर जी जो है वो एकदम बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीट्स नहीं है, नहीं लोग चलने वाले हैं तो उनको मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि जब सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं तब तो आप सही है कि आप क्यों खाली है, वही तो रेगुलेटर आएगा। हाँ, अगर खाली ज़्यादा है इसका मतलब उसमें कैपेसिटी उसने डायरेक्ट ज़्यादा अलाउ कर दी, वो वही तो कैपेसिटी का मैं बता रहा हूँ बैलेंस चाहिए। अगर सीट ज़्यादा खाली है, लोड फैक्टर आपका सीट लोड फैक्टर कम है, ज़्यादा कम है, इसका मतलब आपने कैपेसिटी ज़्यादा अलाउ कर दी है, उतनी कैपेसिटी नहीं तो चाहिए। एयरलाइंस इंडस्ट्रीज तो कह रही हैं कि कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ाए जाने की देखिए जरूरत वही है। तो मैच चाहिए ना। हाँ। रेगुलेटर को वही देखना है कि मेरी सीट लोड फैक्टर जो है सिस्टम का, हाँ। किसी एयरलाइन का लोड फैक्टर 90 होगा, किसी 60 होगा, वो तो फर्क होगा, लेकिन ओवरऑल सिस्टम का कंट्री में मेरा कितना है, मान लो मेरे आपके 100 मिलियन पैसेंजर्स हैं, मेरे को कितनी सीट्स प्रोवाइड करनी चाहिए, ब्रॉडली मैं कहूँगा 120 मिलियन सीट्स अलाउ कर दीजिए। ओके, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही वो कम है। ये रेगुलेशन जो है सीट और कैपेसिटी का जो है, ये मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली चाहिए, ताकि ओवर कैपेसिटी ना हो, अंडर कैपेसिटी, दोनों से बीमारियाँ होती हैं। अंडर कैपेसिटी से होती हैं, फेयर बहुत बढ़ जाते हैं, ओवर कैपेसिटी जो है फेयर इतने लो हो जाते हैं कि वो कॉस्ट को भी नीचे आ जाते हैं। जी सुरेश जी, लोगों को मुश्किल तो है, लेकिन शिकायत किससे करें? क्या कोई इस तरह का प्रोविज़न है कि जिसमें हवाई यात्री शिकायत कर सके कहीं जाकर अपनी?
देखिए, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 86 का, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में आता है कि मनमानी आप फेयर चेंज करते रहिए, जब मन में आए तब चेंज कर लीजिए, जिसका कोई बेसिस ना हो, कोई एक्सप्लेनेशन ना हो। डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल करने का मतलब रेस्ट अश्योर 3-4 साल आपको लग जाएगा रिलीफ मिलने में, पैसे भी खर्च होंगे, बताया था सब कुछ इकोनॉमिक हो गया। रेगुलेटर चाहिए, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ना तो रेस्टल पैसेंजर का जो है उसको वो करेगा वो। ना तो एयरलाइन के पास भी है। आप किसी एयरलाइन के पास कंप्लेन करके देख लीजिए, आपको पहली बात तो कोई मिलेगा ही नहीं जहां कंप्लेन करने जाइएगा। सारी रिडायरेक्ट हो There जाती है is nobody travel who agent के takes a पास। complaint. नहीं, आप लोग इकोनॉमिक रेगुलेटर के पक्ष में हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्रीज हैं। ओके ऐसा है कि सिर्फ एक रेगुलेटर से काम नहीं होता है। बात यह है कि अगर इंडस्ट्री हेल्दी रहेगी तो सबको फायदा होगा। इंडस्ट्री अनहेल्दी रहेगी तो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस आज के वर्ल्ड में मेरे हिसाब से डिसप्रोपोर्शनेट नहीं कर सकता। मतलब आप वो ज़माने चले गए कि आप डिसप्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स बना सकें, ग्लोबल इश्यूज है। और ये इंडस्ट्री तो बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल वर्ल्ड आई में रहती है, इससे बाहर नहीं निकल सकती है। जहाँ तक एयरलाइन के फाइनेंसेस हैं, आई मस्ट से दिस कि रेगुलेटर्स के पास वो ऑफकोर्स पावर्स मंगाने की तो हैं, इंफॉर्मेशन मंगाने की। आप ये अपना अपना इंफॉर्मेशन दीजिए, तो एयरलाइंस अपनी अपनी इंफॉर्मेशन लेके प्रोवाइड जाती है वहाँ पर। तो ऑब्वियसली जब वो इंफॉर्मेशन देखती है तो वो कहती है वेल यू सीम टू बी जस्टिफाइड। इसमें आप बात कहते नहीं हैं है कि एयरलाइन इंडस्ट्रीज बहुत ट्रांसपेरेंट हैं और सबके सामने खुली किताब की तरह हैं, लेकिन जनता को ये ट्रांसपेरेंसी पता नहीं चल एक पाती मिनट, है। आपकी बात ठीक कह रहे हैं हाँ। कि जनता को, लेकिन जो लोग इसको देख रहे हैं आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर इतना ह्यू एंड क्राई होता है तो ऑब्वियसली ये नहीं है कि सब लोग आंख बंद करके बैठे हैं। जो लोग इसको देख रहे हैं, इसको रेगुलेटर्स भी देख रहे हैं कि आप अपना दिखाइए, अपना फाइनेंशियल दिखाइए, आपको कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी खोला साहब ने बताया कॉस्ट प्लस, अब वो किसकी कॉस्ट माने जाएंगी? जिसकी सबसे कम कॉस्ट है, जिसकी सबसे ज़्यादा कॉस्ट है। कहाँ से शुरू करेंगे कॉस्ट प्लस का मॉडल तैयार करना? आप बात को समझिए। एक लो कॉस्ट कैरियर नया प्लेयर लेके आया, उसकी कॉस्ट सबसे कम है कॉस्ट पर यूनिट। एक हाई है, उसके पास तो इंटरेस्ट का बर्डन इतना ज़्यादा हो गया है, उसके जहाज़ों के खर्चे इतने ज़्यादा हो चुके हैं, उसकी कॉस्ट ये है। अब कॉस्ट प्लस मॉडल एयरलाइन वाइज चलेगा कि इंडस्ट्री के वाइज चलेगा? सो इट इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी वर्कड अपॉन। इसमें अब एक और ऑप्शन है अवेलेबल, पर वो ऑप्शन प्रैक्टिकल नहीं है। वो ये है कि टेम्पररी अगर आपकी पीकिंग होती है तो टेम्पररी कैपेसिटी इंक्रीज करने का प्रोविजन हो। जी जी, वो प्रोविजन को करने के लिए बाहर की एयरलाइंस तो क्षमता है, जो अभी जो हमारे रेगुलेशंस हैं उसमें ये टेम्पररी अप एंड डाउन के प्रोविजनिंग नहीं है। जी खोला साहब, क्या इस तरह की जो टेम्पररी कैपेसिटी बढ़ाए जाने की बात है कि एक सीजन विशेष में अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो उस समय हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा लें और बाकी समय कम देखिए, रखें? कैपेसिटी इंडक्शन करने का भी वो जो है, ये नहीं है कि आपने इंडक्ट कर दी फिर उसको कम कर दिया। एक बार कैपेसिटी इंडक्ट हो जाती है, उसको कंटिन्यूसली यूज़ करना है। कोई पीरियड ऐसे आएगा जो अंडर यूटिलाइज होगा तो वही उसकी इल हैबिट्स जो है वो उसकी शुरू हो जाती हैं। ओवर कैपेसिटी इज ए डिजीज, कि वो उसकी वजह से अनहेल्दी प्रैक्टिस शुरू होती है। आपको कैपेसिटी चाहिए जी। और ज़्यादा चाहिए तो अंडर भी नहीं है, लेकिन उसका कुछ प्रोपोर्शन होगा कि इतने प्रोपोर्शन आप उसको ओवर कैपेसिटी रखिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो अनहेल्दी प्रैक्टिस आ जाएंगी। तो वो सिस्टम में को आपको कंटिन्यूस जी, तो मॉनिटरिंग एयरलाइंस के स्वास्थ्य का भी सवाल है, लेकिन जनता जो यहाँ पर बैठी एग्जैक्टली हुई वही है, रेगुलेटर वही देखेगा कि एयरलाइंस का भी वो अनहेल्दी ना हो और उसका जो ट्रैवलर है उसका भी इंटरेस्ट जो है उसको मॉनिटर करे, उसको भी देखे, दोनों को मैच करके उसको रखना पड़ेगा। इंडस्ट्री भी सर्वाइव करे और ट्रैवलर भी बढ़े जी उसको भी। मैं एक ऐड करूँ, देखिए जहाँ तक मेरी जानकारी है प्राइस एक रेंज होता है, मिनिमम और मैक्सिमम, इसलिए रेगुलेटर कुछ कर नहीं पाता है ना। आप दिखा रहे हैं एक रेंज है, इस रेंज से इस रेंज हम चार्ज कर रहे हैं, आप मैक्सिमम पर चार्ज करते रहिए। जी। ये जो फेयर बैंड का कॉन्सेप्ट है वो जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज कहती हैं कि हम तो अपने फेयर बैंड में हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे हैं। और जब भी डीजीसीए कोई वार्न करता है, कोई चेतावनी देता है, वो कहते हैं देखिए हमारी वेबसाइट पे जो फेयर बैंड है उसी के अकॉर्डिंग हम काम ऐसा कर रहे कोई हैं। फेयर बैंड नहीं है। देयर इज एट द एंड ऑफ द डे उनका फेयर बैंड इज सेल्फ डिसाइडेड एंड सेल्फ रेगुलेटेड, सो इट डजंट मैटर एनीवे। अगर आपने उस बैंड को, अब श्रीनगर की टिकट को आपने बैंड में 30,000 रुपए तक ले आए और 29,500 चार्ज कर लिया, तो वो बैंड थोड़ी है। नहीं, आप 10,000 क्या से 30,000 बैंड एयरलाइन आपका है। इंडस्ट्रीज जो है वो हम अपने तो करते तरीके ही से कुछ फेयर नहीं बैंड उसके डिसाइड बारे में। करती It is हैं only या a कोई show. ऊपर से उसकी मॉनिटरिंग भी करता है? देखिए, फेयर बैंड कौन डिसाइड करेगा? तो सरकार ने तो फेयर बैंड बनाने का कोई मॉडल नहीं तैयार किया हुआ। सरकार डजंट डिसाइड कि विच इज द फेयर बैंड। ऑब्वियसली एयरलाइंस डिसाइड व्हाट इज द फेयर बैंड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
हैविंग सेड दिस, ये बात बोलने के अलावा बात मुद्दे की ये है, अगर हमारे को कंज्यूमर को बेनिफिट परमानेंट बेसिस पे चाहिए तो परमानेंट सॉल्यूशंस कुछ आने होंगे। हाँ। एक हम सिविल एविएशन पॉलिसी की बात करते हुए, पता नहीं खोला साहब के शायद पहले से 30 साल हो गए, 30 साल हो गए। है ना, तो वो अभी तक हमारे, अगर हमारे पास कोई पॉलिसी गाइडलाइंस आए उनमें ये बातें कुछ कवरेज हो तो शायद कुछ बात समझ में आए। हमारे पास कोई अभी सिविल एविएशन पॉलिसी नहीं है। हमारे पास अभी ऑब्वियसली रैंडम नी जर्क रिएक्शन है हर चीज़ के लिए। इवन मतलब अगर हम एक एक कंपोनेंट को देखें, अगर हम इस इंडस्ट्री को, मेरा ऑफ कोर्स अपील ये रहेगी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर हम इसको ये देखें कि ये इंडस्ट्री नेशन बिल्डर है, एम्प्लॉयमेंट बिल्डर है, वर्ल्ड की नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेटर बन सकता, मतलब इट इज देयर ऑफ कोर्स एडवांटेजेस विच दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स। जी जी जी। कि इतनी ग्रोथ हो सकती है, नए इकोनॉमिक सेंटर्स बन सकते हैं। आज हम अर्बनाइजेशन की बात तो वो थोड़ी लंबी हो जाएगी बात। हाँ। लेकिन अगर हम इसको हम नेशन बिल्डर की तरह देखें तो इसके बहुत सारे फायदे नेशन को और कस्टमर को दोनों को बेइंतहा हो सकते हैं। जी, तो एयरलाइन इंडस्ट्रीज ये मानती हैं कि वो नेशन बिल्डर्स हैं, वो देश के तमाम युवाओं को रोजगार दे रही हैं, और उनका ये भी मानना है कि सिविल एविएशन पॉलिसी जो लंबे समय से मांग रही है उसे भी बनाए जाने की ज़रूरत है, तभी शायद वो जनता का भला कर सकेंगी। लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है, इस पर भी बातचीत करेंगे, कुछ ऑडियंस के सवाल भी लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज हम बात कर रहे हैं आखिर हवाई जहाज़ का किराया इतना महंगा क्यों होता जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, और अब लोग हवाई जहाज़ का टिकट कटाने में डरने लगे हैं। हमारे साथ मेहमान तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे ऑडियंस भी हैं। आप में से सवाल पूछना है। जी, आप पूछिए। जी, मेरा नाम अरुण त्रिपाठी है और मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कालाबाजारी रेलवे में चल रहा है, कहीं ना कहीं आज के डेट में एयर फेयर में भी वही कालाबाजारी है। पता ही नहीं चलता लोगों को कि टिकट कैसे मिले, एजेंट के थ्रू जाते हैं, ट्रेवल एजेंट पे जाते हैं। तो इस चीज़ों को कैसे ख़त्म किया जाए कि सही लोगों को टिकट मिल पाए और वो जा पाए एक से दूसरी जगह पे। जी, रजी जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इनको? ये जो मैं अब हमारी डिस्कशन जो अभी चल रही थी वो यही बता रही थी कि आज के टाइम पे जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर बनाया है एयरलाइन में, वो पहले ज़माने का जैसे था कि एक फेयर जो है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए दिल्ली मुंबई 4500, वो अब नहीं चलता। अब वो जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर आ गया है डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंडेंट है। और फेयर स्ट्रक्चर जो है, अगर आप, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आपने अभी बुकिंग पूछी और उसके आधे घंटे के बाद बुकिंग दी, उसमें भी फ़र्क आएगा। जी रजी जी, लेकिन ये स्टॉक मार्केट की तरह से क्यों ऊपर नीचे होता रहता है? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अगेन, एंड बिकॉज वही बात आएगी कि हमारे खोला साहब ने कहा ना कि DGCA विच इज कुड बी गिवन द रोल ऑफ इवन इकोनॉमिक रेगुलेटर इज ओनली अ सेफ्टी रेगुलेटर। कोई रेगुलेशन नहीं है। भाई साहब कहते रहे कंज्यूमर फोरम से 99% ऑफ द डंडे हमें ही पड़ते हैं कि ये फेयर क्यों बढ़ा है। हम क्या कर सकते हैं? एयरलाइन ने फेयर बढ़ाया, वही फेयर हम 50 रुपए जोड़ के आपको दे रहे हैं। जी, अगला सवाल पूछिए। मेरा नाम ज्ञानंद कुमार। मैम, मुझे पूछना है कि जैसे रेलवे में 2 रुपये का किराया बढ़ जाता है तो रेलवे मिनिस्टर का रिजाइन हो जाता है, यहाँ पे 10,000 बढ़ जाते हैं, 2,000 बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे क्यों नहीं है जो कि होनी चाहिए? ऐसी अथॉरिटी बैठनी चाहिए जिससे ये स्ट्रिक्टनेस रहेगी तो किराया अपने आप नहीं बढ़ेगा, कंट्रोल में रहेगा। मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे सुरेश जी कि रेलवे का किराया फिक्स है, जो यात्री जहाँ जाना चाहता है उसको पता है कि हमें 200 से लेके 1200 रुपये में किराया देना है और हमें जाना है, लेकिन एयरलाइंस में सफ़र करने वाले लोगों को ये पता नहीं होता है कि उन्हें कितना किराया देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ही नहीं ना। दिक्कत है एयरलाइन इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है जहाँ तक प्राइसिंग है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा करूँगा।
रेलवे की कंपैरिजन आप कर सकते हैं 1994 से पहले, जबकि शेड्यूल्ड एयरलाइंस सिर्फ इंडियन एयरलाइंस था। जी। एक ही एजेंसी थी, गवर्नमेंट की एजेंसी इंडियन एयरलाइंस, जो कि सर्विस करती थी। उस समय फेयर स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट अप्रूव करती थी, एक बार अप्रूव हो गया वही चलता था, क्योंकि गवर्नमेंट की एक ही एयरलाइन थी, नो कंपटीशन। 1994 के बाद में जो कंपटीशन आ गया, प्राइवेट एयरलाइंस आ गया, तभी पॉलिसी डिसीजन हुआ कि अब जो है प्राइवेट एयरलाइंस आ गई हैं, नंबर ऑफ एयरलाइंस हो गई हैं, तो लेट द मार्केट फोर्सेज डिटरमिन द फेयर्स। वो रेलवे में नहीं है, रेलवे में तो एक ही है, कंपटीशन और मार्केट फोर्सेज नहीं है उसमें, तो वहाँ पे वो मॉडल जो है वो नहीं लग सकता। लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री में अब वो एक्सपेक्टेड था कि नंबर ऑफ एयरलाइंस हैं, कंपटीशन फेयर होगा तो उसमें फेयर स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा, जो बढ़ाएगा उसके पैसेंजर नहीं जाएगा, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो मार्केट फोर्सेज से ही रेगुलेशन अपने आप हो जाएगा। नहीं, इसमें थोड़ा एक बदलाव है, थोड़ा सा ऐड करना है, नॉट टू डिफेंड, कि आपने देखा होगा एक नया तत्काल स्कीम भी अभी नया लॉन्च हुआ रेलवे में, ठीक है, उसका फेयर स्ट्रक्चर और बाकी नॉर्मल का फ़र्क आता है काफ़ी, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली रेलवे भी उसी रास्ते पे है कि वो तत्काल स्कीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टिकट्स अब रिलीज़ करनी शुरू कर दी हैं। अगर आपको बुकिंग करनी है तो अब आपका 3 महीने का पीरियड 4 महीने कर दिया गया शायद, इफ़ आई एम करेक्ट, तो 4 महीने पहले आप बुक कर सकते हैं। पर अगर आप 4 महीने पहले भी किसी ट्रेन की बुक करना चाहें, पीक सीजन की, जिस सीजन की हम बात कर रहे हैं जिसमें फेयर बढ़े हैं, आपको टिकट नहीं मिलेगी। जी, तो इसका मतलब ट्रांसपोर्ट अब मार्केट ड्रिवन होता जा रहा है, आपके कहने का मतलब ये है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? सर, मेरा नाम रजत कुमार है और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एयरप्लेन्स के इतने ज़्यादा टिकट्स हो रहे कि एक फैमिली, एक मिडिल क्लास फैमिली तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो इसके लिए कोई रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए आपके हिसाब से? जी, खोला साहब, वही सवाल वही है कि रूल रेगुलेशन किस तरह के हों और क्यों हों? हाँ, वही अभी मार्केट फोर्स पे छोड़ा हुआ है, लेकिन उसको क्लोज मॉनिटरिंग चाहिए, और रेगुलेशन भी नहीं चाहिए। लाइट हैंडेड जो है उसका मार्केट का जो है रेगुलेशन चाहिए, कि मार्केट जो राजीव जी ने बताया कि वो अप एंड डाउन हो रहा है, वो होगा जी, क्योंकि कैपेसिटी और डिमांड के ऊपर होगा, वो होगा, लेकिन क्या वो रीजनेबल है, उसी को ही इतना मॉनिटर उसको करना पड़ेगा। वही बात आती है जो अफोर्डेबिलिटी की इन्होंने सवाल किया, कि अगर हल्के हल्के लाइट हैंडेड रेगुलेशन चले, तो जो हाई हैंडेडनेस कभी कभी एयरलाइन चलाने की कोशिश करती है टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिसएडवांटेजेस दैट दे डू फॉर 10 मंथ्स, उनके ऊपर डिसएडवांटेज चलता है 6-8 महीने। जो 4 महीने नेचुरली उनको एडवांटेज मिल रहा है ऑफ हाई प्राइसिंग, उसमें डबल एडवांटेज लेते हैं, थोड़ा सा कवर कर लें, बिकॉज 99% ऑफ देम आर गोइंग एट लॉस स्टिल। आप ये भी सोचो कि ये जो फेयर्स आपको दे रहे हैं उसके बावजूद ये लॉसेज ले रहे हैं। मैं इसमें एक पॉइंट जो मैंने शुरू में कहा था कि अभी आप 5 रुपये किलोमीटर से सस्ता किराया है और 25 रुपये में टैक्सी चाहता है, वो उसी बात को रिपीट में इसलिए किया हूँ कि अगर आप इसको अगेन नेशन बिल्डर जो बात स्टोरी कर रहे हैं, कि अगर आपको एक रनवे बनाना है 2 किलोमीटर का, आप नया शहर है, आप एक सोचिए कि 2 किलोमीटर का रनवे कोई रोड से बहुत महंगा नहीं पड़ता, मतलब जितने 2 किलोमीटर की रोड बनेगी उतने में ही उतने में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि वो जब कनेक्ट होता है, उस शहर को अगर कनेक्ट करने के लिए तमाम मेट्रो से, तमाम बड़े शहरों से रोड बनानी पड़े तो कितना पैसा लग जाएंगे। तो अगर इस इंडस्ट्री को हम नेशन बिल्डर की तरह देखें और एयरपोर्ट्स बनाएं और उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएं और इसको हम रैशनलाइज करें, तो जो ये कंट्रीब्यूशन कर सकती है वो रोडवेज और रेलवेज भी नहीं कर पाएंगी, ये हकीकत है। बट वी हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दिस। जी, तो इसके बारे में एक लंबी पॉलिसी बनाए जाने की जहाँ जरूरत। तक प्राइस एयरफेयर का है, एक कार्टेल की तरह ऑपरेट करने लगे हैं लोग, देवा है गैंग्ड अप। कोई आप बता दीजिए एक एयरलाइन जो 2 रुपए 5 रुपए घटा रही है आज, इट्स अ कार्टेल दैट इज फंक्शनिंग। जी, बिकॉज आप अपनी बात कर रहे हैं कि किस तरह से इस सिविल एविएशन पॉलिसी को लाकर इसको और मजबूत किया जा सकता है, लेकिन आम जनता फिर भी परेशान है। आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है? जी नमस्कार जी, मेरा नाम प्रभात सिंह है। मेरा क्वेश्चन है ये, जैसे बेसिक फेयर कम है लेकिन टैक्सी से ज़्यादा हो गया है, तो टैक्सी में कुछ रियायत हो सकती है क्या? जो खोला साहब, आप कह रहे थे कि अगर एयर टरबाइन फ्यूल के चार्जेस को ही देखें तो 40% चार्जेस हैं, टैक्स हैं। क्या इन टैक्सेस को रेगुलेट करने की बारे में बहस चल रही है? क्या इसे रेगुलेट किया जा सकता है, इसे कुछ कम किया जा सकता है जो टैक्सेस सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं? ये एक सिंगल बिगेस्ट फैक्टर है एविएशन में जिसको कि टैकल करना होगा, और इसको टैकल करे बगैर एयरलाइन इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि 40% ऑफ द टोटल कॉस्ट इज़ फ्यूल कॉस्ट। और वो फ्यूल कॉस्ट जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड हो रही है। अब देखिए डॉलर कितनी डॉलर से फ्लक्चुएट हो रहा है, प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। दूसरी डॉलर की प्राइस, कि डॉलर महंगा होता जा रहा है तो उससे प्राइस बढ़ रही है। और तीसरा है स्टेट के जो टैक्सेस जो हैं।
अब दो तो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं कि कच्चे फ्यूल का जो है क्या प्राइस है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डॉलर भी कितना हो रहा है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन स्टेट के टैक्सेस जो हैं इतने हैं 30% तक हैं, दे आर किलिंग। उसको वही एक ही तरीका है, इसको डिक्लेयर्ड गुड्स कर दीजिए और वो स्टैंडर्ड टैक्स हो जाएगा, उतना जो है डायरेक्टली पास ऑन कर दीजिए एयरलाइन टू एयरलाइन, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आएगा वो। ये बहुत ज़रूरी है इसको करना, इसके बगैर कॉस्ट नहीं होगी। जैसे मैंने बताया फ्यूल कास्ट का एक और इम्पैक्ट अब आना शुरू हो गया कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दिल्ली में जैसे ओवरहेड होता है, ग्राउंड में होता है, बाकी स्टेशन में भी जो है ऐसे ही होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ती जाती है। फॉग सीजन में कितनी फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, एयरलाइन को कॉस्ट होती है, लेकिन रेवेन्यू जीरो हो जाता है, एयरक्राफ्ट जाता है वापस आ जाता है, लैंड नहीं कर पाता, इतना फ्यूल बर्न हो जाता है, उसकी कॉस्ट का कहीं वो है नहीं, सिस्टम नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ बहुत जरूरी है। दिल्ली बॉम्बे के बीच में ट्रैफिक डबल हो गया, रूट वही एक है, हमें पैरेलल रूट्स बनाने होंगे ताकि हवाई जहाज को पैरेलल रूट जो डिजायर्ड हाइट है उसको मिल जाए। उसको डिजायर्ड हाइट नहीं मिलती है, नीचे रहता है तो उसका फ्यूल बर्न बढ़ जाता है और वही फ्यूल की कॉस्ट जो उसको किल करती है। जी तो ये कुल मिलाकर आप लोग का कहना ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जो अलग अलग मद में टैक्सेस लिए जा रहे हैं उससे भी ठीक तरीके से देखने और रेगुलेट करने की जरूरत है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक इकोनॉमिक रेगुलेटर किए जाने की ज़रूरत है, नियुक्त किए जाने की ज़रूरत है, ताकि जो बढ़ते हुए किराए हैं उसको निगरानी में रखा जा सके, उसको कंट्रोल में भी रखा जा सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और पब्लिक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।